सृष्टि के 112 चक्र हो सकते हैं। उसके बाद सृष्टि पदार्थ से मुक्त होगी, वो सिर्फ ऊर्जा पर आधारित सृष्टि होगी। अगर आप अस्तित्वगत रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने अंदर कुछ अस्तित्वगत चीजें करनी होंगी। आप दिमागी खेल खेलते हैं और आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बात केवल आपके जन्म की नहीं है। योगिक संस्कृति में ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें लोक बोलचाल की भाषा में इसे व्यक्त किया जाता है कि कैसे शिव शव की तरह थे। वो बिल्कुल स्थिर थे, जबरदस्त ऊर्जा, लेकिन बिल्कुल स्थिर और निष्क्रिय। फिर शक्ति ने आकर नृत्य किया उनके इर्द गिर्द, उनके ऊपर, और फिर वो एक तरह से जाग गए। तो हम चित्र में इस तरह से दिखाते हैं कि ये एक पुरुष और स्त्री हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। निष्क्रिय यानी कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी स्पंदन नहीं है। कोई स्पंदन नहीं यानी कोई सृष्टि नहीं। शक्ति उससे जुड़ गई, स्पंदन शुरू हुए, और एक मूलभूत स्पंदन से ये और भी ज्यादा जटिल होता गया। जैसे जैसे ये स्पंदन और भी ज्यादा जटिल होते गए, ये पदार्थ बन गए। पदार्थ से छोटे छोटे अणु बने, फिर ग्रह बने, कई चीजें हुई, जीवन पैदा हुए और कई अलग अलग तरह की चीजें हुई। आपको उसके आगे की पूरे विकासवाद का सिद्धांत पता है। विकासवाद का सिद्धांत केवल जीवन की शुरुआत से शुरू होता है, लेकिन अगर आप उसके भी पीछे जाएं तो खुद सृष्टि, हमें शायद पता ना हो कि वो ठीक कैसे हुआ, लेकिन हमें लगभग पता है कि वो किस तरीके से हुआ, आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी। तो आधुनिक विज्ञान भी ये बात कहता है कि आज अगर आप ऊर्जा उसके अंदर भी नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द, मान लीजिए आप एक बर्तन के अंदर निर्वात पैदा करते हैं और उसके इर्द गिर्द, उसके अंदर नहीं, उसके इर्द गिर्द ऊर्जा अप्लाई करते हैं, तो वर्चुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सृष्टि होना शुरू हो जाती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बस अगर एक साथ आते हैं तो एक परमाणु बन जाएगा। अगर परमाणु बना तो सृष्टि की घटना शुरू हो गई। तो इसी तरह की चीजें आधुनिक विज्ञान में भी कही गई हैं। मैं किसी थ्योरी में नहीं जाना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सृष्टि की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं का मतलब है कि वो इंसानी दिमाग की समझ, समय के बारे में जो इंसानी दिमाग की समझ है उसके अनुसार ना हो, लेकिन योगिक सिस्टम में ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि 84 अभी तक 84 सृष्टियां हुई हैं, 83 सृष्टियां हुई हैं और ये 84वीं सृष्टि है। और सृष्टि के 112 चक्र हो सकते हैं। उसके बाद सृष्टि पदार्थ से मुक्त होगी, वो सिर्फ ऊर्जा पर आधारित सृष्टि होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अरबों खरबों सालों के बारे में, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनुमान किए गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई भी इसे सच साबित नहीं कर सकता या गलत साबित नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये थ्योरी सच हो, क्योंकि 83 सृष्टियों के जो चिन्ह हैं वो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं और हमारे आसपास के जीवन के कई रूपों में। और इस बात की 83 सृष्टियां हुई हैं और ये 84वां सृष्टि है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये निश्चित रूप से है। तो आप एक डिसेंट इंसान कैसे पैदा हुए? तो ये सवाल उतनी दूर तक नहीं जाता जितनी दूर तक मैंने बात की। तो ये बस ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास कार्मिक तत्व नहीं था तो मैं पैदा कैसे हुआ, ये सवाल है। तो आपको इसके लिए किसी आध्यात्मिक जवाब की जरूरत नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने
इसका जवाब दिया है कि आप एक कोशिका वाले प्राणी थे, फिर आप 2 कोशिकाएं बन गए, फिर आप 3 कोशिकाएं बन गए, फिर आप बहुकोशिकीय बन गए, अब आप थोड़े ज्यादा बन गए हैं। अभी ये सवाल पूछने के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि अभी वायरस मौजूद है। एक वायरस एक पूर्ण विकसित जीवन नहीं है, उसमें प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं कि वो एक जीवन बन सके, लेकिन वो एक जीवन नहीं है। जब वो आपकी सेल के अंदर घुसता है केवल तभी उसके अंदर जीवन है, वरना खुद से उसमें कोई जीवन नहीं है। वो बस एक कॉम्बिनेशन है प्रोटीन का। तो आप भी पहले जीवन से कम थे, फिर जीवन बन गए, फिर और भी ज्यादा जटिल जीवन बन गए। ये जटिलता अपने आप में एक कर्म है। कर्म का अर्थ ये नहीं है जरूर आवश्यक रूप से अभी आप यहां बैठे हुए हैं। कर्म अनिवार्य रूप से सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं। आपके दिमाग में चल रहे विचार कर्म हैं, आपके दिल में दौड़ रही भावनाएं कर्म हैं। आपके दिमाग में बस यूं ही एक विचार गुजरा, आपने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा, अरे वो यहां क्यों है, उसे तो छत पे बंदरों के साथ होना चाहिए था। बस इस तरह से आपके कभी कभी इस तरह के विचार दिमाग में आते हैं, है ना? तो ये कर्म बिना जाने ही हो गया, आपने ही इसे नहीं पैदा किया। छत में नाचते हुए बंदरों ने इसे पैदा किया। तो चूंकि बंदर आए, आपने इस आदमी को देखा और एक खास कोण से वो एक खास तरीके से आपको दिखे, शायद वो लाइटिंग की तरह से कारण हो या उनके बैठने के कारण हो, और आपके दिमाग में विचार आया और चला गया। अब आप एक कर्म कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं आप एक और इंसान को देखते हैं और सोचते हैं कि वो एक बंदर है। अब ये यहां नहीं रुकेगा, समझे आप? अब आपने इसे देखकर सोचा कि वो एक बंदर है। कल हमने आपका डिपार्टमेंट बदल दिया और आप बंदरों के डिपार्टमेंट में हैं। हे भगवान, मुझे आज इस बंदर के साथ काम करना पड़ेगा, ये चालू रहेगा। और अगर मान लीजिए कि परिस्थिति ऐसी रही कि वो उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, आपको उनके अंदर काम करना होगा। अरे क्या मेरा एक बंदर मेरा इस तरह से अपमान कर सकता है? ये चलता रहेगा और इसी तरह आप एक जातिवादी बने, ठीक है? क्योंकि शुरू में वो बस एक छोटा सा विचार था, फिर परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे ये बढ़ के कई गुना हो गया। ऐसा हर दूसरे प्राणी के साथ भी हो रहा है। तो धीरे धीरे कार्मिक तत्व बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा जटिल होता जाता है। तो ये बात साफ है, आज विकास के विज्ञान हमें बता रहे हैं कि शुरू के इंसान बहुत सरल थे, झुके हुए थे, उनका दिमाग बहुत सरल था, वो ज्यादा सोचते नहीं थे, किसी दूसरे जानवर की तरह अपना जीवन जीते थे। हर कोई ये बात जानता है। तो वहां से आपने अपना कर्म पैदा किया, ऐसा हुआ। मरिजुआना अमेरिका के कई प्रदेशों में कानूनन है। तो एक व्यक्ति जो इसके लिए बहुत समर्पित था, क्योंकि कई सारे लोग बड़ी फिलॉसफी के रूप में मरिजुआना का सेवन करते हैं। ये लोगों के लिए केवल एक नशा नहीं है, एक फिलॉसफी है कि हम इसका स्मोकिंग करते हैं तो हम आपसे बेहतर हैं। एंडोकैनिबोनाइड्स नाम की एक चीज होती है जिसे आप खुद अपने शरीर के भीतर पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भांग पी के जो होता है उस चीज को आप खुद अपने शरीर में और मन में पैदा कर सकते हैं। इसीलिए कैनबीज रिसेप्टर्स आपके शरीर में हैं। पर चूंकि आप एक ऐसा सिस्टम है जो ठीक से काम नहीं करता है, आप खुद इसे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए अगर अभी आप पर्याप्त थायराइड पैदा नहीं कर पाते तो फिर वो आपके उस सिस्टम में बाहर से थायराइड डालेंगे। आप अपने शरीर में पर्याप्त हार्मोन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर से हार्मोन डालेंगे। आप इंसुलिन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर से इंसुलिन डालेंगे। इसी तरह चूंकि किसी कारण से आप ठीक से काम न कर रही मशीन है,
कि आप खुद से अपने एंडोकैनाबिनॉइड्स पैदा नहीं कर पा रहे हैं और आनंदमग्न नहीं रह पा रहे हैं, आप बाहर से marijuana का सेवन कर रहे हैं। लेकिन वो एंडोकैनाबिनॉइड्स जो आप खुद से पैदा करते हैं और आनंद में रहते हैं, लेकिन जो बाहर से आप लेते हैं, इसके बीच अंतर ये है कि बाहर से ली गई पदार्थ आपकी बुद्धि को थोड़ा सा बिगाड़ देता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जो आनंद की अवस्था में पहुंचा ध्यान के कारण, वो पहाड़ से कूद गया ये सोच के कि वो उड़ेगा। लेकिन LSD या marijuana खाने वाले कई लोग पहाड़ों से कूद गए हैं। अमेरिका में आजकल ये लोग खुद को स्टोनर्स कहते हैं, वो वापस स्टोन एज में चले गए हैं। मैं भी नशे में रहता हूँ, लेकिन मैं स्टोनर नहीं हूँ, मैं बस नशे में हूँ, मैं बस स्टोन्ड हूँ। विपश्यना का अर्थ है कोई सवाल नहीं, सरल सा निर्देश है, बस करते रहो करते रहो करते रहो और करते रहो। क्योंकि वो प्रक्रिया ऐसी है जिसमें बहुत ही ज्यादा धीरज की जरूरत है, वो सबसे बड़ा गुण माना जाता है। गौतम ने विपश्यना ध्यान बड़े बड़े समूहों को दिखाया, क्योंकि उन्हें तैयार करने का कोई समय नहीं था। वो हर दिन एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर सफर कर रहे थे, तो उन लोगों के अंदर समझ पैदा करने का कोई समय नहीं था। तो कोई शिक्षा नहीं, कोई समझ नहीं, सिर्फ सरल सा निर्देश समझिए और उसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए। धीरे धीरे वो आप में बदलाव लाएगा। ये थोड़ा लंबा समय चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन बहुत शानदार प्रक्रिया है। यानी कि अगर आपको ये भी ना पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी आपके अंदर कोई समझ नहीं है, लेकिन अगर आप उसे करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर रूपांतरण आएगा। जब मैं कहता हूं रूपांतरण, तो आपका हर आयाम, आपकी केमिस्ट्री भी धीरे धीरे बदल जाएगी। इसमें लंबा समय लगता है, क्योंकि आपको समझना होगा कि उस समय में 2500 साल पहले उन्होंने ये शिक्षा दी थी। उस समय समाज में आम रूप से लोग बौद्धिक रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं थे। ज्यादातर लोग बहुत कठिन जीवन जीते थे, वो मेहनत करते थे, उन्हें मेहनत करना आता था। आज लोगों को मेहनत करवाने के लिए उनसे आपको घंटों बात करनी होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज समझ आती है। उन दिनों लोगों को ऐसी समस्याएं नहीं थी, उनको पता था कि उन्हें चीजें समझ नहीं आती। आपको बस उन्हें निर्देश देने होते थे और कहना होता था इसे करो। गुरुओं के लिए वो बड़ा अच्छा समय था, क्योंकि अगर आपने एक निर्देश दिया और कहा कि आपको ये करना चाहिए, तो आप बस करेंगे। मैं बता रहा हूं कि लोगों को निर्देश देना इतना आसान हुआ करता था। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात खुद तक सीमित रखें, आप तुरंत उस चीज को सोशल मीडिया में डाल देंगे। तो चूंकि निर्देश देना बहुत ही असरदार और सरल था पिछली पीढ़ियों के लिए, खास तौर पर 2500 साल पहले, गौतम ने ये मार्ग चुना। किसी समझ की जरूरत नहीं है, किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है, और स्वाभाविक रूप से कोई सवाल नहीं, बस कीजिए। सिर्फ उन लोगों को जो उनके साथ रहे, जो उनके साथ सफर करते थे, जो उनके बहुत करीबी थे, उन लोगों को उन्होंने शून्य सिखाया, क्योंकि उसके लिए समझ की जरूरत है। पर्याप्त समझ लाए बिना वो घटित नहीं होगा। तो आप विपश्यना के लिए गए, इसका मतलब है कि आपको बस चुप रहकर उसे करना होगा। वो सवाल या सवाल का जवाब किसी भी तरीके से आपकी साधना को बेहतर नहीं बनाने वाला। साधना को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अगर आप उसे करते हैं तो वो काम करेगी। बात केवल इतनी है कि इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। हर दिन आपको घंटों के लिए इसे करना होगा, लेकिन ये काम करेगी। ये एक बहुत शानदार साधना है। उस समय के लिए, अभी भी ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कारगर साधना है। तो अपना समय बर्बाद न करें, तो निर्देश लीजिए और बस उनका पालन कीजिए, वरना बस विपश्यना के साथ लगे रहिए, उसे करते रहिए, चाहे ये या वो। कम से कम एक कदम आगे बढ़ाइए। अगर आप अस्तित्वगत रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर कुछ अस्तित्वगत चीजें करनी होंगी। आप दिमागी खेल खेलते हैं और आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे।